देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ है, सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। कर्नाटक किसी वेब सीरीज से कम नहीं है और वो वही दिखाई दे रहा है। जब लगने लगता है कि अब इसका अगला पार्ट नहीं आएगा, तभी पता चलता है कि एक और पार्ट तैयार हो रहा है। कुछ ऐसा ही कर्नाटक की सियासत में देखने को मिल रहा है। पहले लगा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते ही पॉलिटिकल ड्रामा का डी एंड हो जाएगा, लेकिन अभी इसका पटाक्षेप होता दिख नहीं रहा। इस पॉलिटिकल नाटक का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आज इस पर ही चर्चा होगी और सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देती हूं। कर्नाटक की इसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और सिद्धारमैया सरकार को डिसॉल्व करने का आदेश भी जारी हो गया है। कल सिद्धारमैया ने लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि तब गवर्नर थावरचंद गहलोत लोक भवन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके लौटने के साथ साथ ही सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर हो गया। कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ 8 मंत्री भी हैं। दूसरी ओर कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी दिल्ली दौरे पर हैं। डीके और सिद्धारमैया दोनों आज राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि ये मुलाकात अलग अलग होगी। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार सरकार गठन और नए मंत्रियों के नाम पर राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसका उन्होंने कल ऐलान किया था। मैंने पार्टी हाईकमान के सुझाव पर अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता। मैं अपनी आखिरी सांस तक कर्नाटक की राजनीति में बना रहूंगा। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है और डीके का हेडेक भी अभी बाकी है। अजीत जी, ये कह सकते हैं कि डीके शिव कुमार को दरअसल एक कांटों भरा ताज मिला है। उन्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपनी टीम बनानी होगी, सिद्धारमैया के करीबियों को भी सूद करके रखना होगा, वरना मुश्किलें बहुत आएगी। बिल्कुल बड़ी चुनौती डीके शिव कुमार के सामने है। अब तो अपनी सारी चुनौतियों से मुक्त हो गया सिद्धारमैया। अब जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है, उनके 3 साल, अभी लगातार 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे और इसके पहले वाली विधानसभा में जब उन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनवाई थी, तब भी सरकार थी कांग्रेस की और उसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो लंबी एंटी इनकम्बेंसी जो सिद्धारमैया को लेकर की थी, वो उससे मुक्त हो गए। अब जो करना है सो डीके शिव कुमार को करना है। सिद्धारमैया से भी तालमेल करना है। उनके पास जो वोट आधार है उसको साथ लेकर के चलना है। उनके जो लॉयल लोग हैं, उन लॉयल लोगों को भी साधे रखना है। सिद्धारमैया को भी खुश करना है, आलाकमान को भी खुश करना है। वहां जो अब अगले 2 साल में करना है, 2 साल से कम ही रह गया। अगले साल अप्रैल में 28 के अप्रैल में चुनाव होगा। तो डीके शिव कुमार की बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये समझिए कि जो सिद्धारमैया है, ये बहुत जोड़ तोड़ में बहुत माहिर आदमी है। 2005 में भी इसी जोड़ तोड़ की वजह से पार्टी से निकाले गए थे जेडीएस से। अब ये अपने को मानने लगे थे कि एचडी देवगौड़ा के उत्तराधिकारी हम हैं। किसी रीजनल पार्टी में कोई अपने बेटे के अलावा, बेटी के अलावा कोई दूसरे को प्रमोट नहीं करता है। तो देवगौड़ा ने अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, एचडी कुमार स्वामी को। इन्होंने उस समय उसमें बाधा डालनी शुरू की तो निकाले गए तो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आकर के आप देखिए उसके बाद 8 साल के अंदर मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ का डीके शिव कुमार को डर भी है। डीके शिव कुमार को। जी, राघवन और विजयलक्ष्मी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो विजयलक्ष्मी ये बताएं कि आज कौन किससे मिलने वाला है और ये जो 8 विधायक लेकर नेताजी पहुंच गए हैं, वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो सिद्धारमैया की मीटिंग चल रही है 10 जनपद पर। सोनिया गांधी का आवास है ये, राहुल गांधी भी यहीं पर हैं और आज मोटा मोटी जो कहा जा रहा है कि वो अपना आभार व्यक्त करने आए हैं कि पार्टी ने उन्होंने मौका दिया। कल उन्होंने अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी, लेकिन मोटा मोटी वो शायद पोलाइटली जो ऑफर उनको केंद्र नेतृत्व के द्वारा दिया गया था कि आप राज्यसभा में आ जाइए, शायद उसको पोलाइटली उस ऑफर को अस्वीकार करने की बात भी आज आला कमान के सामने रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप साफ तौर पर नहीं चाहती है कि 2 पावर सेंटर्स कर्नाटक में बने और दूसरा एक बड़े ओबीसी चेहरे को कहीं ऐसी जगह अकोमोडेट करना है कि ये ना लगे कि इनका डिमोशन हो गया, ये लगे कि इनका एलिवेशन हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है, उनको राज्यसभा भेजकर, और लॉन्गर रन में थॉट प्रोसेस है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। तो अब ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने उन्हें कहा था कि भाई आप भी बता दीजिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कोई अपने लिए अलग रोल देखते हैं तो आप उससे भी हमें अवगत कराइए। तो आज मोटा मोटी इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत होगी। इसके अलावा एमएलसी और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सिद्धारमैया जाते हैं या नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं तो किसको मिलनी चाहिए, जाते हैं तो फिर आगे के समीकरण कैसे
कैसे होंगे, एमएलसी में किस किस को भेजना चाहिए, क्या जातीय समीकरण होने चाहिए, आगे जो कैबिनेट है उसकी इस पर विजयलक्ष्मी जी राघवन से जानकारी ले लेते हैं कि डीके कैबिनेट के बारे में भी राघवन हम ये सुन रहे हैं कि जो 35 है उनमें से 25 मंत्री हटाए जाएंगे और ये अब जो कैबिनेट तैयार की जाएगी वो इनके विश्वस्त लोगों की, यानी डीके शिव कुमार के विश्वस्त लोगों की कैबिनेट बनाई जाएगी। जी देखिए, ये तो बहुत तय है कि बहुत सारे नए चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन वो बैलेंस जरूर बनाकर चलेगी पार्टी आलाकमान। यही बात हमें भी पता चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एक ओबीसी बड़े चेहरे को, अहिंदा मूवमेंट से जुड़े एक नेता को हटाकर वोकलिगा यानी गौड़ा समुदाय के किसी व्यक्ति को सीएम बनाने जा रही है पार्टी, तो वो बैलेंस जरूर वहां पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये लगातार चर्चा हो रही है कि 2 या उससे ज्यादा डीसीएम हो सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक डीके शिव कुमार करने जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, उसमें ये जरूर वो कहेंगे कि मुझे पावर डाइल्यूशन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा अधिकार जो है सीएम का वो डिप्यूटी सीएम के साथ में जो है उसको और पावर को डाइल्यूट किया जा सके। शायद ये सिद्धारमैया मीटिंग करके निकल रहे हैं। विजयलक्ष्मी, क्या ये मीटिंग खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी घंटा भर के करीब ये मीटिंग चली और अब सिद्धारमैया निकले हैं, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की बातचीत उनकी हुई। हालांकि जब गए थे तो ज़रूर कैमरे हमने माइक लगाने की कोशिश की थी, तो सिद्धारमैया बहुत कुछ बोले नहीं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था वही अब तक का उनका ओपिनियन या स्टेटमेंट है। तो अब देखना होगा कि सिद्धारमैया किस तरह की बातचीत जो है उनके खेमे से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या सिद्धारमैया कह के आए हैं, क्या किस तरह का मान मुनव्वल जो है वो किया गया केंद्रीय नेतृत्व ने, क्या एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश की, या फिर सिद्धारमैया जो फॉर्मूला लेके गए होंगे अपने अगले रोल के लिए, क्या उस पर कोई चर्चा हुई। इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मीनाक्षी। लेकिन घंटा भर की ये मीटिंग जो है ये चली 10 जनपद पर। सिद्धारमैया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करके सिद्धारमैया निकल चुके हैं। 1 घंटा तकरीबन ये मीटिंग चली। अब इस मीटिंग के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या खुलासा अब सामने होगा, इसका इंतजार अभी थोड़ा करना होगा। राघवन, आप अपनी बात पूरी कर लें तो। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये बहुत साफ तरीके से डीके शिव कुमार की तरफ से कहा जाएगा। रणदीप सुरजेवाला से मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है, हालांकि बहुत तेजी से गाड़ी अपने ले गए वो और उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया राघवन। और जाहिर है अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला भी। राघवन, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, देखिए ये आज भी हमें यही बताया गया कि हालांकि माफ कीजिए, सिद्धरामैया ने साफ कह दिया कि वो राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ता रहूंगा। एज एन एमएलए मुझे 5 साल के लिए चुना गया, इसलिए मैं 5 साल ये कार्यकाल यहीं पूरा करूंगा। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको जब तक 8 तारीख, जब नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है राज्यसभा की, तब तक उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि 2 पावर सेंटर एक साथ बेंगलुरु में काम करें। दूसरी तरफ Already I got 1 hit on the head with the mic. सॉरी यहीं रोक लिया। आप एक मिनट, क्या ये कैमरा हटाओ ना, मेरे सर पे। मैं तो जा रहा था, उन्होंने रोक लिया आप सबने। एक बार साइड हो जाना, रोड साइड लगा रखी है, रुक जाओ। नथिंग आई डोंट वांट टू गिव एनी बाइट। आपने रोका तो मैंने रोक गया। आप दोस्त हैं सब। श्री सिद्धारमैया जी आज राहुल जी से मिले। It was a very pleasant meeting and they discussed multiple political issues. I don't have anything to say further. Thank you. अब जाहिर है अब वो क्या बोलेंगे, जब तक राहुल गांधी खुद कुछ ना बोले, सिद्धारमैया खुद कुछ ना बोले, डीके शिव कुमार कोई बात ना रखे, तब तक रणदीप सुरजेवाला भी चुप्पी साधे रखेंगे। डीके शिव कुमार की भी आज राहुल गांधी से मुलाकात होगी, इसमें नई सरकार के गठन पर बात होगी। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार की सरकार में 32 मंत्रियों से 25 को रिपीट नहीं किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक मुस्लिम समुदाय से होगा। कहा यह भी जा रहा है कि शिव कुमार की सरकार में वोकलिगा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग में तीसरा सबसे बड़ा वर्ग वोकलिगा समाज से ही है, जिसे खुद
डीके शिव कुमार आते हैं। राघवन, हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली से कोई नई जानकारी निकल कर आ जाए, लेकिन अभी तक निकल नहीं पा रही है। आप ये बताएं कि डीके सरकार का स्वरूप कैसा दिखाई देगा? जाति समीकरण की बात करें तो किन किन के चेहरे सामने हो सकते हैं? सिद्धारमैया के विश्वसनीय चेहरे भी क्या इस कैबिनेट में शामिल होंगे? और जो 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, क्या उसमें प्रियांक खड़गे और सिद्धारमैया के बेटे को भी एडजस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पहले तो जब ये कह रहे हैं सुरजेवाला की मीटिंग बहुत प्लेजेंट रही, तो इसका मतलब हमको ये तो समझना चाहिए कि कोशिश अभी भी आला कमान कर रहा है कि सिद्धरामैया को किसी तरह से राज्यसभा के लिए भेज दिया जाए। डीके शिव कुमार के कैबिनेट के स्वरूप की आप बात करें, उस पर आज बहुत बड़ी मीटिंग डेलिब्रेशन जो है वो दिल्ली में होने वाला है। डीके शिव कुमार वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये कहा गया दोनों ही कैंप की तरफ से, और पार्टी आलाकमान के सूत्र भी ये बताते हैं कि सोशल बैलेंस और कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल डीसीएम हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा 4 डीसीएम भी हो सकता है। लेकिन अभी डीके शिव कुमार के कैंप की तरफ से ये कहा गया है कि वो नहीं चाहेंगे कि पावर में किसी तरह का डायल्यूजन हो। वो कोशिश करेंगे पार्टी आला कमान को ये समझाने की कि वो अकेले मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब पिछली बार सिद्धरामैया के कैबिनेट में भी मल्टीपल डीसीएम बनाने की बात आई थी, तब इन्होंने डीके शिव कुमार ने कहा था कि और कोई डीसीएम नहीं होगा, मैं अकेला रहूंगा। तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आला कमान किस हद तक उनकी बात मानती है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की बात है, वो सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, और अगर डीसीएम बनाने की बात आती तो एक दलित चेहरे पर उनका दलित हैं वो, तो उनका नाम जो है सबसे आगे है। यतींद्र सिद्धरामैया के बारे में कहा जा रहा है कि ऑफर दिया गया है सिद्धरामैया को कि अगर वो चाहें तो डीके शिव कुमार की कैबिनेट में अपने बेटे को कोई भी रोल दे सकते हैं। ये सिद्धरामैया पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया राघवन, आपका भी, विजयलक्ष्मी आपका भी। अब अगली मीटिंग डीके शिव कुमार की है राहुल गांधी के साथ। अब वहां पर क्या चर्चा होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और मैं सचिन जी, जो परसेंटेज ऑफ कास्ट वाइज परसेंटेज देख रही थी कि कांग्रेस पार्टी को वोकली का सपोर्ट 17% का रहा, लिंगायत को 25%, मैं एमएलएस के हिसाब से ये जानकारी दे रही हूँ, कुर्बा समाज से 7%, अदर ओबीसी 10%, मुस्लिम समाज से 7%, एससी एसटी का भी अच्छा सपोर्ट रहा 16 और 11%। तो चुनौती यह है कि आपको कास्ट समीकरण तो संभालना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सिद्धारमैया को भी खुश करके रखना होगा। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को खुश करने में एनर्जी लगाएंगे या सरकार चलाने में एनर्जी लगाएंगे? नहीं, देखिए ये जो आप बता रही हैं सपोर्ट, ये विधानसभा का है जी, 2023 का जी। 2024 के लोकसभा में मुस्लिम और दलित का आप छोड़ दें तो कुर्बा की बात करें, वोक्कालिगा की बात करें और अन्य पिछड़ों की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या में वो बीजेपी की तरफ वापस चले गए हैं। तो पहली बात तो है, चुनौती ये है कि 23 का रेफरेंस जो है, जो मिला था वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, वो बचा रहे। उसके बाद यह है कि ये सरकार डीके शिव कुमार का एक चीज स्पष्ट है, अब इनको 28 की तैयारी करनी है। गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया जिस तरीके से ये निर्णय ले रहे हैं कि वो कर्नाटक में ही बने रहेंगे, बेंगलुरु में ही बने रहेंगे, वो पूरा संकेत है कि 28 के चुनाव की तैयारी में सिद्धारमैया अपने पक्ष और उसके दखल के मामले में कतई पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है। अभी स्थिति क्या है कि आपने 5S जो वहां 5 सबसे ज्यादा वेलफेयर फंड चला, उसमें 15% जो आपका खर्च है वो वेलफेयर, वो जिसे कहते हैं फ्री बीज में चला जाता है। उसके कारण हो क्या रहा है? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल नहीं बन पा रहा है, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। बसों में आपने कहा कि भाई महिलाएं नहीं जाएंगी, लेकिन आपने अलग से बस नहीं लाया तो पुरुष समाज कह रहे हैं कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही है हम जब जाते। पूरी तरीके से आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितना भी वित्तीय जो हालत है सरकार की, डीके शिव कुमार की बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, आदमी वो है काफी ज्यादा मैनेजमेंट सेंट्रिक, वो चाहते हैं कि फिस्कल गवर्नेंस थोड़ा ठीक हो, वेलफेयर थोड़ा कम हो। अब सिद्धारमैया जब ये करते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये 28 का चुनाव का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 पावर सेंटर है वो चीजें हल होने वाली नहीं है। और बैलेंस स्केल जो है वो तो राहुल गांधी के ही पास है, और सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि वो कैसे सिद्धारमैया को केंद्र में लेकर आ जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां का संतुलन अब बनने लगा है। घुसपैठिए खुद वापस जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की हाकिमपुर चौकी से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। बीएसएफ ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंप दिया। हालांकि अब रोज चौकी पर घुसपैठियों के नए नए जत्थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की तारीफ की।
गुजरात में सीमा सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने बंगाल बॉर्डर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार की सत्ता में आने के साथ साथ ही जैसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो घुसपैठे वापस लौटना चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सुरक्षित वापस भेजने में मदद करेगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त बॉर्डर वाले स्टेट के दौरे पर हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हुए 15 किलोमीटर के दायरे में हर अवैध निर्माण को ढहाने का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए सर्वे और जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क मोदी सरकार ने कमीशन भी बनाया है, जो 1 साल के अंदर अंदर ये बताएगा कि देश की जनसंख्या के आर्टिफिशियल बदलाव को कैसे रोका जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज ये कितना बड़ा इशू है अजीत जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल डेमोग्राफी चेंज बकायदा पूरी एक कमेटी बनेगी और सर्वे करवाया जाएगा। तो कमेटी बन गई। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को 2025 में पिछले साल लाल किले से इसका ऐलान किया था कि कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बन गई है। उसके जो सदस्य सारे अपॉइंट हो गए हैं। सदस्य सचिव जो हैं वो मेंबर सेक्रेटरी, वो होम मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रभाकर उसके चेयरपर्सन है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और ये इस बात को, ये तथ्यात्मक रूप से इतनी प्रमाणित है ये बात कि आप देखिए पश्चिम बंगाल के भी उन जिलों को देखिए जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। वहां मुस्लिम आबादी 1951 की जनगणना के मुकाबले 11-12%, 14% तक बढ़ी है। जो बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश से लगती हुई जो सीमा है, और जो दूर हैं जो सीमा, जो दक्षिण का इलाका है, बांकुड़ा और पुरुलिया, ये सब इलाके हैं, वहाँ वहीं 6 से 7% मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उधर 11 से 12% बढ़ी है। तो इसका मतलब वो कृत्रिम तरीके से बढ़ी है जिसकी बात कर रहे हैं गृह मंत्री। तो ये हर स्टेट में हुआ है। जो बॉर्डर से लगता हुआ इलाका, यहाँ तो जो बिहार का बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, जो किशनगंज और कटिहार और अररिया ये सब इलाके हैं, यहाँ तो 15-16%, 18% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि घुसपैठ हुई है, कृत्रिम तरीके से बढ़ी है। ये जन्म दर की वजह से नहीं बढ़ी है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट भी मैं देख रही थी, वो उसमें और इसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है।
ये पश्चिम बंगाल में भी जो पूरी ओवरऑल आबादी है वो टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 और फिर आप कह रहे हैं कि वहां बढ़ रही है कृत्रिम तरीके से। वो बंगाल में भी मुस्लिम समाज की भी आबादी जो प्रजनन दर है उनका कम हुआ है। बंगाल में तो 1.9 हो गया, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। तो ये रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गई है आबादी बढ़ने की दर। तो अब इसके बावजूद कैसे आबादी बढ़ी है बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में? तो इसका मतलब है कि वो कृत्रिम तरीके से बढ़ी है। ये भारत सरकार का जो ही का फैसला है, इसको आप कंटिन्यूटी में देखिए। ये कितना पहले भारत सरकार ने पहले एक फैसला किया कि बीएसएफ को हम बॉर्डर से 150 किलोमीटर अंदर तक जांच करने की इजाजत देंगे। तो वो अब पहले 50 किलोमीटर का था, अब 150 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ जांच कर सकती है, घुसपैठियों को पकड़ सकती है, हथियार और नशे की चीजें इन सबको जब्त कर सकती है। वो बीएसएफ को एक आपने राइट दिया। फिर बीएसएफ को इंपावर करना शुरू किया आपने, बॉर्डर फेंसिंग शुरू की। फिर अब एक कमेटी बना करके उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को बाहर निकालने का, और किस वजह से चेंज हुआ ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी। और कहा गृह मंत्री ने अगर कानून बनाने की जरूरत होगी तो कानून बनाएंगे। इसका मतलब अब ये कोर एक इशू हो गया है आगे इसको सोचिए कितना अंदर तक इस पे काम किया जा रहा है कि जो किराएदार भी हैं उनकी भी जांच की जाएगी। जो किराएदार हैं वो कहाँ के हैं, वो यहाँ के हैं या वो बांग्लादेशी हैं। एक खबर और पश्चिम बंगाल की है। टीएमसी दफ्तरों से आधार कार्ड बरामद होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। कोलकाता के जंगरा इलाके में टीएमसी ऑफिस से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ईस्ट कुलिया रोड पर बना टीएमसी दफ्तर 4 मई को विधानसभा चुनाव आने के बाद से बंद था। इलाके के कुछ लोगों ने ताला तोड़ा, ऑफिस परिसर के अंदर दाखिल हुए, अलमारी खोली तो आधार कार्ड मिल गए। ये बताइए, ये डेमोग्राफी का मॉडल है सज्जन जी? ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? इतने आधार कार्ड रखे हुए हैं, जिसको मन चाहे अपना नाम दे, आधार कार्ड छापे। ये काम यानी टीएमसी कर रही थी। देखिए, जो एसआईआर में सबसे बड़ा मसला था शुरू में, अगर आपको ध्यान हो तो चुनाव आयोग ने आधार कार्ड की मान्यता जो है उसको नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मसले सामने आ रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप उसको भी कंसीडर कीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, मानना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि जो इलीगल डॉक्यूमेंटिंग जो होती है, आप आधार कार्ड तैयार करा रहे हैं, आप सब कुछ करवा रहे हैं, आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ये जो बांग्लादेश से आपने देखा जो लोग आ रहे हैं, कोई ये इमेजिन्ड इन्फिल्ट्रेटेड तो है नहीं, ये दिख रहे हैं। ये कौन लोग आ रहे थे जो वहां से आर्थिक कारण से आपके पास आ रहे हैं कि यहां पे आएंगे, बसेंगे, उसके साथ जमीन खरीदेंगे, यहां की अर्थव्यवस्था ये करेंगे, राशन कार्ड मिलेगा, वोटर कार्ड मिलेगा आधार कार्ड के जरिए, उसके बाद आपका सारा का सारा वेलफेयर स्कीम लेंगे। और उसके साथ जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, चूंकि लोग कहते हैं कि नहीं गरीबी है इसलिए ज्यादा बच्चे होते हैं, इस कारण से संख्या बढ़ रही है, नहीं, वो एक कारण है जैसा अजीत जी बता रहे थे। दूसरा कारण सबसे ज्यादा है कि जो जहां भी आप देखें, आप असम में जो लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है, धुबरी का, ग्वालपारा का देखें, 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। वो केवल प्रजनन दर से नहीं बढ़ सकता। उसी तरीके से मेघालय के गारो हिल्स वाला हिस्सा देखें, सीमांचल बिहार का देखें, और संथाल परगना झारखंड का देखें, 20% आदिवासी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये कृत्रिम आबादी जो है वो बढ़ी है, और उसको रोकने के लिए इसलिए आपको आवश्यकता है कि एक तो आपका इकोनॉमिक जितना भी वेलफेयर है वो खत्म हो रहा है, लैंड ग्रैब हो रहा है, और कल्चरल चेंज होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी और टीएमसी को इस पे हमें बोलना चाहिए कि अपने वोट के फायदे के लिए कितने समय तक 15 साल से वो शासन में थी, लगातार वो ये काम करती रही। ऐसे ही जाली आधार कार्ड मिलते रहे, नागरिकता के प्रमाण पत्र मिलते रहे। अब हालांकि सरकार बदली है तो घुसपैठी भी वापस खुद ब खुद लौट रहे हैं। बात नीट एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। सरकार की खूब किरकिरी हो रही है नीट एग्जामिनेशन लीकेज को लेकर। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल उठा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि 21 जून को होने वाली री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसे लेकर आज एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इस पर 23 लाख बच्चों और उसके परिवार पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब नीट पेपर लीक का मसला, विपक्ष इसमें सरकार को घेरे या ना घेरे, ये एक ऐसा मसला है जो एकदम डायरेक्ट देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, अगर लीकेज इतना होगा
तो फिर ये कनेक्ट कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। और अभी आप सिर्फ उन 23 लाख बच्चों की एंजाइटी का आप अंदाजा लगाइए, उनके मनोभाव का अंदाजा लगाइए। लेकिन अब तो एयरफोर्स पेपर ड्रॉप करेगा। अब उस पर भी हम आते हैं, खासतौर से उन बच्चों का जिन्होंने 3 मई को बहुत अच्छा पेपर दिया होगा जी। उनके मन में क्या हो, इसमें आधे से ज्यादा बच्चे नॉन सीरियस होते हैं लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया होगा, उनका मोमेंटम खत्म हो गया। अभी वो गर्मी की छुट्टियां मनाते, अपने रिश्तेदारी में जाते, मामा नाना के यहाँ जाते, आम और लीची खाते। अब वो 3 मई के बाद परीक्षा देने के बाद फिर से इस एंजाइटी में, इस तैयारी में है कि 21 जून को परीक्षा देनी है, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो परीक्षा हो जाएगी और उसका नतीजा आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमेशा इस शिक्षा मंत्रालय की जो परीक्षा करा रहे हैं लोग, एनटीए की, इनकी एक प्रवृत्ति रही है कि इस देश में जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी को छिपाइए। 2024 में जब पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्र मैनेज किए गए, तो क्या कहा गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। तो आप जानती हैं कि इसरो कितना क्रेडिबल संस्था है, इस देश में एक सबसे क्रेडिबल संस्थाओं में इसरो है। तो इसरो की आपने मदद ले ली, चेयरमैन राधाकृष्णन की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, और आपने क्या किया, फिर 26 में पेपर लीक हो गए। तो इसरो का नाम लेकर के उस समय बच गए। अब आज आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स की मदद लेंगे हम, आप कह रहे हैं कि आईआईटी के 2 आईआईटी की मदद लेंगे हम। तो आपको पता है कि आईआईटी और एयरफोर्स सेना की बड़ी क्रेडिबिलिटी है इस देश में, लोग सम्मान करते हैं। तो आप उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप एयरफोर्स से पहुंचवा दीजिएगा तो इससे क्या गारंटी होगी पेपर लीक नहीं होगा? पिछली बार भी जो आप, जिन लोगों ने आपका पेपर सेट किया था, उन लोगों ने पेपर लीक किए थे। मनीषा मंधारे, मैं यही बोलना चाह रही थी सर, मोटेगांवकर ने पेपर लीक किया, टीचर्स ने पेपर लीक किया। अगर पेपर डिस्पैच होने से पहले ही लीक हो चुका है तो आप डिस्पैच किसी से भी करवा दे, आईएएफ कर दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए मूल समस्या क्या है कि जो इंटीग्रिटी होती है, जो आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो दोयम क्रेडेंशियल के लोग हैं, मतलब बताइए, जो ट्रांसलेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, उसके बाद आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप टाले जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आपने खुद इसको पता नहीं किया। ये तो आपकी एफिशिएंसी है। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है ना कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में समस्या जो है वो निदान से 2 कदम आगे है, और आप हमेशा एक नीजक रही, अब एयरफोर्स से करवाएं, किसी से करवाएं, अभी सीबीएसई का मामला आ गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग कोएम्प्ट जो संस्था है उसके बारे में देखिए, विपक्ष कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष जो बात बोल रहा है वो जनता के बीच से भी, विद्यार्थियों के बीच से भी आ रही है। आप कोएम्प्ट को दिए, कोएम्प्ट के पीछे उसका एक दागदार है, उसकी क्रेडेंशियल जो है क्वेश्चन के अंदर है, आपने क्यों नहीं बैकग्राउंड चेक किया? कौन लोग हैं जो ये निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पे किया जा रहा है? आपने वो चेक किया कि उसका आधार क्या था, कैसे रेशनलाइज किया गया? मैं इसी में एक बात और जोड़ देती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट पर तो सबकी नजर है ही। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, वो सरकार को घेर रहे हैं, राहुल गांधी खुद भी घिर गए हैं। सीकर में सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुलाकाती हिस्ट्री शीटर राजेश जोया भी वहां पर मौजूद रहा। राजेश जोया का नाम सीकर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। राजेश जोया को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का मेंबर बताया जाता है। उस पर हत्या, मारपीट, 14 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, उन्होंने पूरी डिटेल लिखी राजेश गोया के बारे में, और सवाल भी पूछा कि क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था, या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है। कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्री शीटर के साथ बैठते हैं तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। अब वो स्टूडेंट भले ही परेशान हो और ये सत्यता हो, लेकिन क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर वहां पर मीटिंग में आकर बैठ गया तो मामला पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल हो गया, लेकिन क्या इससे ये जो समस्या है, जो मूल समस्या है, वो पीछे हट गई? वेदांत जो विद्यार्थी था जिसने फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए अपने रिवॉल्यूशन के किया, उसको आपने कॉकरोच, उसको पाकिस्तानी किया, क्या नहीं किया? ये जो व्याकुलता है, व्यग्रता जो दिख रही है डिस्क्रेडिट करने में, ठीक है ये गलत था, लेकिन जो मूल समस्या है कि बच्चों का भविष्य जो है वो अधर्म है, उस पर प्रश्न चिन्ह लेकिन लगा हुआ ऐसे है। मैं इस पे एक बात बोलूं सर कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स भी क्या करते हैं, या ऐसे गैंगस्टर भी क्या करते हैं कि जो जेन्युइन केस होता है वो लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, और उस अटेंशन के साथ साथ फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती है बेचारे राहुल गांधी के लिए। ठीक, किसी भी नेता के लिए हो सकती है, अब हो सकता है वो नहीं भी जानते हो।
या हो सकता है कि जानते हो अब वो जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति होगा तभी गया है, या तो बढ़िया गैंगस्टर है और जमानत पर यहाँ तो कई इस तरह के हिस्ट्री सीटर का हम लोगों ने देखा कि एक हिस्ट्री सीटर ने हमारे शंकराचार्य के ऊपर केस कर दिया और इतने दिनों तक मुकदमा चलता रहा। तो वो हिस्ट्री सीटर है, जमानत पर छूटा हुआ होगा। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मामला अलग है, इसकी जांच कराइए, अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तो अरेस्ट करके उसको जेल में डालिए। राहुल गांधी की मिली भगत होती है तो उन पर भी केस करिए। लेकिन ये जो नीट का मामला है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 4 या 5 बच्चों के सुसाइड करने की खबरें आ गई हैं। बाकी तैयारी को लेकर के लोग बच्चे एंजाइटी में हैं, उनका जो मनोभाव है उसका आकलन आप करिए और ये इस बार पेपर लीक नहीं हो इसकी व्यवस्था करिए। ऑन स्क्रीन आप देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले में आप एक स्ट्रक्चरल चेंज करिए। 40 करोड़ पेजेज स्कैन करना, वो भी जैसा अभी कही रहे थे सज्जन जी की एक कंपनी जिसने तेलंगाना में 2 बार गड़बड़ी की, उसको कोएम्ट को, उसका नाम तो दूसरा था, उसको आपने उसके ऊपर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो नाम बदल के आ गई कंपनी, फिर आपने उसको काम दे दिया। तो ये बैकग्राउंड चेक कैसे नहीं किया, या बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपने दिया। तो आतंकी जब अपने प्रॉक्सी संगठन बनाते हैं, आतंकी जब अपना प्रॉक्सी टीम तैयार करता है तो आप उस पर कैसे वार करते हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों पर क्या सरकार को वार नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से आप आतंक को, नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं, ये जो सिंडिकेट चल रहा है पेपर लीक का, ये जो पूरा गैंग चल रहा है, क्या इसके ऊपर सरकार वार नहीं कर सकती है? नीट का पेपर लीक हुआ तो हुआ, और इधर सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठे। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो वहीं सीबीएसई के मामले में आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जल्दबाजी में ओएसएम लागू किया गया और इसी वजह से छात्रों, लाखों छात्रों के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। याचिका में प्रभावित छात्रों की कॉपियों की दोबारा निःशुल्क जांच कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे लेकर कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ एक लंबी मीटिंग की और अधिकारियों को आदेश दिया कि स्टूडेंट्स की शिकायतें जल्द से जल्द दूर की जाए। जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है और अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है तो फिर उसे सजा जरूर मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है। विवादों के बीच सीबीएसई के अधिकारियों पर भी सवाल उठे। असल में एक 19 साल के एथिकल हैकर ने यह दावा किया कि उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक कर लिया था। सीबीएसई ने हैकर के उस दावे को गलत बताया। कहा कि जिस पोर्टल को हैक करने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल एक टेस्टिंग वेबसाइट थी। चंडीगढ़ में सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर राजेश कुमार गुप्ता को हैकर के दावे को झुटलाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने सीबीएसई पोर्टल के धीमा चलने और हैक होने की बातों का घालमेल कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई का एग्जाम तो पेन और पेपर से होता है, ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, ना उसे कोई लीक कर सकता है। सीबीएसई का सिस्टम पुख्ता है। अब जिस बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, उसे नंबर कैसे मिल सकते हैं? इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूं, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। पोर्टल में जो भी दिक्कत वाली बात आ रही थी तो उसके लिए चूँकि अक्रॉस द वर्ल्ड में 26 कंट्री में स्कूल्स हैं सीबीएसई के, और सारे लोगों को होता है कि जब स्टार्ट होती है तो सारे लोग एक साथ हिट कर रहे थे। थोड़ा सा यदि स्लो हुआ भी है तो उसके लिए माननीय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने उसको समय सीमा जो 22 तारीख को क्लोज हो रही थी बढ़ा करके उनको 25 तारीख, कल रात में पोर्टल बंद हुई है, तो 3 दिनों का अतिरिक्त समय सीमा दे दिया गया था। तो जो बच्चे छूट भी गए थे तो 3 दिनों में सब लोगों ने अपने अपने आवेदन सबमिट कर दिए। तो कोई तकनीकी खराबी नहीं रही। और एक आध दिन कहीं सिस्टम स्लो हुआ, चूँकि लैक्स ऑफ हिट्स एक साथ हो रहे हैं
वो किसी भी वेबसाइट पर आप एक साथ लाख 2 लाख आप हिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो स्लो होता है, तो इट इज़ ए टेक्निकल इशू। बट हम लोगों ने टाइम एक्सटेंड करके वो भी सारी अपॉर्चुनिटी सारे विद्यार्थियों को हमने दे दिया है और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस दे हैव अप्लाइड। मेरा सवाल तो ये क्या कि ये OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या ये फॉल्टी है, क्या इसे बदलना चाहिए? देखिए, थियरी में फॉल्टी नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपने तैयारी कर रखी थी। जैसा अजीत जी बताएं कि करोड़ों में कॉपी है, उसको फिर जब आप उसको स्कैन करेंगे और जब सामने लाएंगे, क्या आपने जो तैयारी की थी वो कंपिटेंट था? अब ये महोदय कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लाखों लोग एक साथ हिट करेंगे, तो आपको पहले से पता नहीं था? लाखों लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो हिट तो करेंगे ही करेंगे, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। ऐसे बता रहे थे कि कोई शादी का वीडियो देखने के लिए हिट कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए नहीं। मतलब इस तरह का जो लैक ऑफ रिमोर्स है कि थोड़ा भी ढिठाई है सर, सॉरी टू से, ये ढिठाई है। ये दिखाता है कि इस तरह के लोगों की प्रतिबद्धता क्या है। आपका मैंडेट है बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के सारी तैयारी करना, और इस तरह का जो OSM वाली चीज का फेलियर है, जब आपको पता था पहली बार हो रहा है तो पहली बार तो आदमी और सतर्क रहता है, क्योंकि आप अपरिचित हैं, विद्यार्थी अपरिचित है, तो इसमें तो और ज्यादा आपको सतर्कता बरतनी। मुझे इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने ये कहा था कि आपका OSM आप 2017 में एक बार कोशिश कर चुके हैं, वो फेल हुआ। एक बार आपने और उसे मुंबई के यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, तब भी वो फेल हुआ। तो एक फेल हुए सिस्टम को बिना रेक्टिफाई किए, बिना उसके ऊपर और डेवलपमेंट काम किए हुए आप उसको फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी जहां पर 12वीं के इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल, और उसमें भी ये कि देखिए, ये जो पूरा जो प्रधानमंत्री का डिजिटल मिशन है, इस तरह की लापरवाही जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और ये इनका एटीट्यूड बता रहा है कि कोई इन्हें रिमोर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो गया, अरे लाखों बच्चे भविष्य को अपने लेके वो मानसिक परेशानी में है, प्रताड़ना में है, उनके परिवार उस परेशानी से जा रहे हैं। यहां ऐसे इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा का सारा हो जाता है, साधारण सी बात है। ये दिखाता है कि जो लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, वहां पे कोई भी आकलन नहीं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये, फिर आज जो हाई कोर्ट में होगा वो होगा, अगली खबर पे भी हमें जाना है। रीचेकिंग हो सकती है सारे बच्चों की, फिर से रीचेकिंग क्यों नहीं हो सकती है? आप करिए कि आप हार्ड कॉपी डायरेक्ट रीचेकिंग कराइए। ये क्या मतलब, ये जिस तरह की बातें शिक्षा मंत्री भी कर रहे थे कि दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? आप नंबर्स बताइए कि किस यूनिवर्सिटी ने किया। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ने, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने, फ्रांस जर्मनी की यूनिवर्सिटी ने, ब्रिटेन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? 1000 बच्चे थे, 2000 बच्चे थे, 10,000 बच्चे थे। आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां कितने बच्चे थे? आप 18 लाख बच्चों की 95 लाख कॉपीज के 40 करोड़ पन्ने स्कैन करा करके आप उसको स्क्रीन पर डालेंगे, और उसके बाद उस पर ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, और आप कह रहे हैं कि आप इसमें सक्षम है करने में। 40 करोड़ पेजेज, ये क्या तरीका हुआ? OSM कहीं लागू होता है, इसका मतलब जरूरी थोड़ा है कि दूसरा कहीं लागू कर रहा है तो हम भी लागू कर दें। आप सिंपल हार्ड कॉपी पर अगर आपने पेन और पेपर पर लिखवा लिया तो उसी पर जांच कराइए उसकी। ये बिना मतलब की बात है कि आप उसको 40 करोड़ पेज स्कैन करा के, इससे कोई बहुत ज्यादा बच्चों के भविष्य की ये कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आज हाईकोर्ट इस पर कोई कड़ा निर्णय दे, कोई फैसला सुनाए और बच्चों के भविष्य पर से संकट के ये बादल छट जाए। सियासी खबर है, बिहार से है, जहां जेडीयू विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। कुछ दिन पहले आनंद मोहन ने जेडीयू को थैली वाली पार्टी बताया। इसे लेकर जब सवाल हुआ तो आनंद मोहन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। जेडीयू छोड़ने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि बेईमानों ने नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरा है, वो पार्टी को छोड़े। देखिए, मैं जो कुछ कहता हूँ तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। आनंद मोहन के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू खत्म होने के कगार पर है। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर है। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है।
नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं और जदयू में एक पक्ष चुप है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। जनता दल का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। अब सवाल ये है कि चेतन आनंद को एडजस्ट कर दिया गया है, फिर भी आनंद मोहन गुस्से में है, क्यों पाराहाई है? उनको मंत्री बनना था, लेकिन एडजस्ट तो ये किया गया कि वो एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में उप मंत्री का दर्जा उनको मिला है। तो खैर बंगले वंगले तो मिल गए हैं। आनंद मोहन के दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होंगी निश्चित हम रूप अभी से क्या बताएं, क्या वो हमारे कोई अलग पार्टी बनाने का, अलग कोई समीकरण बनाने का, अन्यथा जेडीयू से नाराज होने का कोई ज्यादा कारण नहीं है। इनकी पत्नी को बीजेपी से सीट लेकर के, शिवहर की सीट बीजेपी की थी, सीटिंग एमपी थी रमा देवी, उनसे सीट लेकर के जेडीयू अपने कोटे में लेकर के और वैश्विक उम्मीदवार काट करके वहां से इनको टिकट दिया लवली आनंद को, और बदले में सिवान से जो एमपी थी कविता सिंह राजपूत थी, उनकी टिकट काटी गई और तब शिवहर से लवली आनंद को लड़ाया गया, वो एमपी हुई। बेटे को भी शिवहर से विधायक थे, उनकी पसंद की सीट दी गई बदल करके नवीनगर से, जहां से वो विधायक हुए। तो पत्नी को एमपी की टिकट दी गई, बेटे को एमएलए की टिकट दी गई। अभी भी और भी पार्टी में रहते वो और भी चीजें उनको हो सकती थी, लेकिन उनके साथ एक प्रवृत्ति है उनकी कि वो एक जगह कहीं टिक करके रहना वो उनको पसंद नहीं आता, वो कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। देखते हैं कि इस बार अब क्या करेंगे, और इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात कर ले, ईरान अमेरिका के बीच जल्द ही सीज फायर का ऐलान हो सकता है। दोनों देश 60 दिन के सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए हैं। बस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। इस बीच ईरान ने बुशहर शहर के पास एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज किया। कुवैत में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले का ये जवाब है। अभी कल तक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जो व्हाइट हाउस से आया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान को ये लगता था कि मुझे इंतजार करवा कर वो मुझे बेचैन कर देंगे और मुझे मिड टर्म इलेक्शन की परवाह होगी। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, और ओमान तक को धमकी दे दी थी। अब ये कह रहे हैं कि 60 दिन के सीज फायर का कोई समझौता तैयार हो गया है। देखिए हुआ क्या है कि उब गए हैं, अमेरिका भी उब गया है, ईरान भी उब गया है, लेकिन अब सीधी सी बात है, सीज फायर ये दिखाता है कि समाधान सब लोग चाह रहा है, इसलिए नहीं कि शांति के प्रति कमिटमेंट है, इसलिए कि किसी को अब लग नहीं रहा है कि इसका कोई मतलब है। लेकिन सवाल ये है कि इसके शर्त पे जब वो युद्ध विराम, युद्ध खत्म हो, तो कौन उसके पीछे क्रेडिट ले कि साहब हमने जिस मकसद के साथ शुरू किया था या रेसिस्टेंस किया था वहां बात फंस रही है। तो ये सारा का सारा प्रेशर टैक्टिक्स है कि ओमान और ईरान में समझौता है कि हॉर्मुज को मिलके वो टैक्स उसमें लगा दे, टैरिफ लगा दे, और ट्रंप के लिए समस्या है। ट्रंप चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हैंड ओवर करते। तो ये सारी की सारी बातें, अंदर से हर कोई चाह रहा है कि इस समस्या का निदान हो, ईरान से अमेरिका तक। लेकिन सवाल है कि किन शर्तों पर निदान हो, वहां पे ये मसला फंसा हुआ है। बस वहीं तक की बात है। 60 दिन का युद्ध विराम ये दिखाता है कि अंदर से अब सब लोग एक अंदर से वो थक चुके हैं, वो ऊर्जा बची नहीं। के इस मसौदे पर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होगा, तब 60 दिन की राहत होगी। फिर पूछेंगे हम सवाल कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या खुल गया, क्या तेल का संकट खत्म हो गया। लेकिन आज दमदार 10 में बस इतना ही। सज्जन जी आपका भी, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।